दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस इंटरेक्टिव चैनल आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर में। मैं हूं मेंटोर सुनील और आप मुझसे आजकल बात कर रहे हैं ऑटिज़म, एडीएचडी और डिलेड स्पीच पर। तो दोस्तों ऑटिज़म और एडीएचडी को लेकर के हमारे ये 51st वीडियो है। आपने हाफ सेंचुरी कंप्लीट करवा दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में चैनल को फैला दीजिए। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन आज मैं यहाँ पर लूँगा ऑटिज़म, एडीएचडी के बारे में। जैसा कि मैंने कहा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे भी इस तरह के नोटिफिकेशंस को फटाफट ले पाएँ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ऑटिज़म अगर आपके एक बच्चे में है तो दूसरे बच्चे में भी हो सकता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं होता कि अगर आपके एक बच्चे को ऑटिज़म है तो दूसरे बच्चे को भी ऑटिज़म, एडीएचडी या डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज हो सकती है। ये एक चांस की बात है। दिस डिसऑर्डर आई ऑलवेज क्लेम, कुछ लोग कहते हैं जेनेटिक है, ऐसा है, वैसा है। मैं बात जो करूँगा वो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से करूँगा। मुझे 24 ईयर्स हो गए प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए, थाउजेंड्स ऑफ केसेस आई हैव सीन। तो दोस्तों मैं किसी रिसर्च पर नहीं जाऊँगा क्योंकि आपके लिए उस रिसर्च का, उस किताब का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको प्रैक्टिकलिटी चाहिए। तो दोस्तों प्रैक्टिकलिटी ये है कि मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है, मेरे ओपिनियन से अगर आपका एक बच्चा ऑटिस्टिक है, दूसरा ऑटिस्टिक हो, ऐसा 99% तो हो नहीं सकता। 1% चांसेस तो किसी भी केस में हो सकते हैं, तो आप उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं, कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। तो आराम से आप रहिए, टेंशन फ्री हो जाइए। अगर आपका एक बच्चा ऑटिस्टिक है, दूसरा बच्चा ऑटिस्टिक, एडीएचडी या डिलेड स्पीच नहीं होगा। नंबर 2, ऑटिज़म से रिलेटेड जो बच्चे होते हैं, ऑटिज़म एडीएचडी बच्चे, उनका स्कूलिंग कब किया जाए? तो दोस्तों ऑटिज़म के लिए तो आपको स्पेशल नीड की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, एडीएचडी को आप नॉर्मल स्कूलिंग करा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि नॉर्मली, जैसे मैंने पहले भी आपको हिरार्की बताई थी कि 1 साल तक आपका बच्चा सब कुछ ठीक होता है। अगर आपको कुछ उसमें केयरलेसनेस रह जाए ग्रूम करने में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कई बार क्या करते हैं, अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देते हैं। उसके अलावा जॉइंट फैमिलीज़ आजकल नहीं है, बच्चों के साथ सोशल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, आप लोग अपने काम में बिज़ी होते हैं। मैंने पहले के भी कई वीडियोस में ये बात कही है। आप उसे टीवी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड कुछ भी दे देते हैं, वो बिज़ी हो जाता है, आप अपने काम निपटाना शुरू कर देते हैं। तो धीमे 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 उसे लगता है कि यही लैपटॉप, यही आईपैड, यही फ़ोन मेरा बाप है और यही फ़ोन मेरी मम्मी है जिससे मुझे लर्न करना है। तो अल्टीमेटली वो उनसे लर्न करना शुरू करते हैं और टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाते हैं, आपको छोड़ देते हैं, सोशल विड्रॉल हल्के हल्के आ जाता है। तो दोस्तों एडीएचडी और ऑटिज़म का जो डिफरेंस है वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका जो बच्चा है वो 1 साल, यानी अगर 6 महीने से 2 साल के भीतर, 6 महीने से 2 साल के भीतर, अंडरलाइन कीजिए, 6 महीने से 2 साल के भीतर उसको टेक्नोलॉजी स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो, तो आप ये समझ के चलें कि आपने एक कील ठोक दी है और आपका बच्चा 1 और 2 साल के बीच में एडीएचडी के सिम्टम्स थ्रो करना शुरू कर देगा, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के। सबसे पहले आपको कंसर्न आएगा कि 15 महीने, 16 महीने, 17 महीने का आपका बच्चा हो गया, वो बोलता नहीं है, लेकिन अपने फेवरेट म्यूज़िक को सुन के टीवी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप की तरफ दौड़ा आता है, और अगर उसे आप आवाज़ें लगाते रहे वो आपकी बात को नहीं सुनता और किसी न किसी एक्टिविटी में भाग दौड़ में लगा रहता है, आपको अटेंशन नहीं देता। तो ये सिम्टम्स होते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के। लेकिन 2 साल के बाद चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। 2 से 3 साल के बीच में आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, आप चीज़ों को ईज़िली मैनेज, कोशिश मेरी तरफ से आपको मैं ये कहूँगा कि 18 महीने यानी 1.5 साल का टाइम, जब आपको यकीन हो गया कि आपका बच्चा डिले हो चुका है बोलने में और सोशल भी नहीं हो रहा है, सोशलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, तो राइट टाइम है आप उसे थेरेपी उसकी स्टार्ट करें, उसके लिए एक प्रॉपर कंसल्टेशन लें। लेकिन अगर फिर भी लेट से लेट आप 2 साल का भी आपका बच्चा हो गया, आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। इस चक्कर में मत पड़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फैमिलीज़ में बहुत बड़े या बूढ़े हमारे बुज़ुर्ग लोग बोलते हैं कि वो बच्चा 5 साल का होकर बोला था, वो 6 साल का होकर बोला था, वो 4 साल का, तुम ऐसी चिंता कर रहे हो। तो दोस्तों उस वक्त हम स्कूल 5 साल की एज में जाते थे, अब स्कूल 2 साल की एज में जाते हैं। वैसे ही आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, वक्त के साथ अपनी सोच को, अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप उसे जल्दी से डायग्नोस करवाएं और उसका ट्रीटमेंट, थेरेपी, एक्सरसाइजेस शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका बच्चा टाइम से ठीक हो जाए और टाइम से अपने आप को मैनेज करे। 2 से 3 साल के बीच में आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है अपने बच्चे को परफेक्टली नॉर्मल करने का। अगर आपने 3 साल तक अभी तक किसी को दिखाया भी नहीं है, तो मान लीजिए 3 साल के बाद चांसेस पूरे हैं कि आपका बच्चा ऑटिज़म की तरफ चला जाएगा।
यानी 1.5 साल तक 18 मंथ से बच्चे का नॉर्मल सा डिले होता है, जिसे आप इजीली मैनेज कर सकते हैं ज़रा सी काउंसलिंग से। 18 से 24 महीने के बीच में आपके पास टाइम होता है एक इनडायरेक्ट काउंसलिंग लेके खुद ट्रीट करने का। 2 से 3 साल के बीच में आपके पास फेयर टाइम होता है, आपको बच्चा प्योरली ADHD बन गया है, उसे कन्वर्ट करने का, रिवर्स करने का। 3 साल के बाद आपके पास टाइम बहुत कम होता है, आप उसे डायग्नोस कराइए और भगवान का शुक्र मानिए अगर वो ऑटिज़म नहीं निकलता है तो। उसके बाद आप जो है उसे प्रॉपरली ट्रीट कराइए, उसकी थेरेपी लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी वो नॉर्मल हो। एक और क्वेश्चन बहुत सामने आजकल आता है, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे स्कूलिंग का। ADHD बच्चों को हम लोग नॉर्मल स्कूलिंग भूल जाइए। देखिए हमेशा ये बात आती है कि गाड़ी और घोड़ा, अगर घोड़े को गाड़ी के आगे लगाएंगे तो गाड़ी बढ़िया चलेगी, गाड़ी के पीछे लगा देंगे तो बहुत मुश्किल होगी। तो यानी पहले आप अपने बच्चे को नॉर्मल कीजिए, फिर स्कूलिंग के बारे में सोचिए। अगर आप पहले उसको स्कूल में डाल देंगे, स्कूल में प्रोफेशनल्स नहीं होते इंडिया के स्कूलों में या एशियन स्कूलों में, वो ट्रेंड नहीं है कि आपको प्रोफेशनल सपोर्ट मिलेगा। तो प्रोफेशनल सपोर्ट ना मिलने की वजह से आपका बच्चा डाम टाम टाम गायब होता चला जाएगा और उसकी अटेंशन फोकस सब ज़ीरो हो जाएगी, टीचर्स उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगी। तो 4-6 महीने पहले उसकी थेरेपी पे लगा के उसे बैलेंस करके फिर स्कूलिंग कराइए। अब बात आ जाती है मेडिकेशन की। तो दोस्तों कई लोग क्लेम करते हैं कि मैं होम्योपैथी ले रहा हूँ, मैं हर्बल ले रहा हूँ, मैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ले रहा हूँ, मैं नाड़ी कर रहा हूँ, मैं आई डोंट नो, बड़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूँगा स्पीच बिहेवियर थेरेपी की। आई एम अ स्पीच बिहेवियर थेरेपिस्ट। आपका बच्चा बोल नहीं रहा है, दैट मीन्स वो स्पीच की स्पेशलिटी में जाता है। आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, दैट मीन्स वो बिहेवियर थेरेपी की साइड में जाता है, यानी वो डिसऑर्डर प्योरली मुझसे रिलेटेड डिसऑर्डर है। मुझे नहीं पता, मैं इस पे बिल्कुल कमेंट नहीं करूँगा कि क्या उसका होम्योपैथी में कोई क्योर है, नाड़ी में कोई क्योर है, लेकिन येस एलोपैथिक मेडिसिन में ये ज़रूर कहते हैं कि सिम्टम्स दबाने के लिए कुछ मेडिसिन दी जा सकती हैं। जैसे आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो हाइपर एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए मेडिसिन देते हैं, लेकिन अगेन उससे क्या होता है कि जैसे आपको माइग्रेन है, माइग्रेन आपका ट्रीट तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिर दर्द के सिम्टम को दबा रहे हैं, 4-6 घंटे आप ठीक रहेंगे, फिर आपको गोली की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपकी जड़ से अगर आपको प्रॉब्लम लगानी है, निकालनी है, तो उसे स्पीच बिहेवियर थेरेपी से ठीक कीजिए। और ऐसे ही अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस होते हैं तो क्वेश्चंस को ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि आप क्वेश्चंस आपके आपके आपको क्वेश्चंस का रेजोल्यूशन मिले, आपका दिमाग आपके बच्चे को लेकर के, ऑटिज़म को लेके, ADHD को लेके, डिलेड स्पीच को लेके और ज़्यादा साफ़ हो। ये सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो है। और भी क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं ज़रूर लिखिए, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।